Hi guys and welcome back to my channel. I hope you are doing well. So in this video we are going to discuss about things जो कि आप लोगों के सबके मन में घूमती रहती हैं. How to find jobs in New Zealand, what are the current situation in jobs. इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि how you can easily find a job. तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना. बाय स्टेप मैं उन सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ, ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि न्यूजीलैंड में अभी जॉब्स का क्या सीन चल रहा है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा नर्सेज न्यूजीलैंड में माइग्रेट हो रही हैं. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वैकेंसीज थी वो फिलअप हो रही है. तो पहले ये क्या करते थे कि जो लोग CGFNS में होते थे वो वहाँ से अगर उस प्रोसेस में भी जॉब अप्लाई कर रहे थे तो लोगों को ईजिली जॉब मिल रही थी. देन उसके बाद डिसीजन लेटर मिल जाता तो भी जॉब मिल जाती थी. देन कैप करने के बाद तो 100% जॉब मिल जाती थी. लेकिन अभी क्या हो गया कि जो एम्प्लॉयर जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के पास एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए न्यूजीलैंड में जॉब ढूंढने के लिए. तो जॉब ढूंढने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास जो चीज़ होती है दैट इज़ योर CV. CV में हम क्या करते हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं. अगर मैं सच बताऊं तो इंडिया जैसा यहाँ कुछ सिस्टम नहीं है CV का, ठीक है. आपको न्यूजीलैंड स्टाइल का रेज्यूमे CV जो भी आप बोल लो तो आपको न्यूजीलैंड स्टाइल का बनाना पड़ेगा. तब ही देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट योर CV गेट सेलेक्टेड, ठीक है. तो आपको अपना CV अपडेट करना पड़ेगा, नंबर 1 बात. नंबर 2 बात, यहाँ पे CV में क्या देखते हैं, ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग. तो CV अगर अट्रैक्टिव होगा तो वो सेलेक्ट होगा, क्योंकि सेम है अगर एक जॉब के लिए 10 लोगों ने अप्लाई किया तो ऑब्वियसली क्वालिफ़िकेशन तो देखेंगे ही. अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन भी अच्छी होगी लेकिन आपका CV अट्रैक्टिव नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा. तो आपका CV कैसे आप अट्रैक्टिव बना सकते हो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, जो 4 पेज का इंडिया का CV है उसको रिड्यूस करके 1 या 2 पेज में लेके आओ, ठीक है. उसमें अपने जो आपने 10th के 12th के जितने भी मार्क्स लिख रखे हैं उन सारी चीज़ों को हटा दो, ठीक है. क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि आपने 10th में कितना स्कोर किया, 12th में कितना स्कोर किया. इन लोगों को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है. तो CV में आप लोगों को क्या करना है, अपना जो मैरिटल स्टेटस है तो आपने जो उसमें अपना मैरिटल स्टेटस डाल रखा है उसको भी हटा दो. इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आपके पास आप शादीशुदा हो, आपके इतने बच्चे हैं, आपका ये ब्लड ग्रुप. तो इन लोगों को उस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं है. नंबर 3 बात, अपना रिलीजन डालते हैं. अब यहाँ पे रिलीजन नहीं डालना, ठीक है, CV में रिलीजन नहीं डालना. अपना पासपोर्ट नंबर डालते हैं, पासपोर्ट नंबर नहीं डालना, ठीक है. द इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट टू गिव इन योर CV शुड बी कट द क्लटर. बिल्कुल नीट एंड क्लीन टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन डालोगे तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप लोगों का CV और लोगों की बजाय ईजिली सेलेक्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट द जॉब, ओके. इफ़ यू अप्लाइंग फ्रॉम ओवरसीज़ तो आप ऑब्वियसली आपके पास जहाँ का भी नंबर होगा, इंडिया का, नेपाल का, कुवैत का, दुबई का, UK, तो आपके पास वो नंबर है. लेकिन यू हैव टू मेक श्योर जब आप न्यूजीलैंड में आओगे तो आप अपना CV उस टाइम पे अपडेट कर लेना और उसमें अपना न्यूजीलैंड का नंबर डालना. अगर न्यूजीलैंड का नंबर होगा तो एम्प्लॉयर विल डेफिनेटली नो कि ये इंसान यहाँ पे हाल फिलहाल में अभी न्यूजीलैंड में है. तो किसी ओवरसीज़ कैंडिडेट को प्रेफरेंस देने की बजाय वो आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है. समझ रहे हो मेरी बात. एंड फॉर योर रेफरेंस मैं न्यूजीलैंड स्टाइल के जो CV है वो यहाँ पे डाल भी दूंगा, अभी स्क्रीन पे लगा दूंगा. जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. और साथ के साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि न्यूजीलैंड स्टाइल CV है वो कैसा दिखता है, ठीक है. तो सिर्फ उन लिंक्स पे क्लिक करना और अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालना. मेक श्योर दैट द इन्फॉर्मेशन यू आर पुटिंग ओवर देयर इट नीड्स टू बी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयर का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो उन चीज़ों को एडिट करने में. देयर इज़ वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड हियर. अगर हम CV के बारे में बात कर रहे हैं तो CV में डालते हैं भाई हम रेफरेंसेस. कई बार ऐसा होता है हम ऐसे लोगों की रेफरेंसेस में नाम डाल देते हैं जो काफ़ी बिजी रहते हैं और अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी इन न्यूजीलैंड कि वो लोग आपका बैकग्राउंड चेक तो डेफिनेटली करेंगे. तो उस टाइम पे क्या होता है कि रेफरेंसेस जो हमने उसमें डाले हैं अगर वो मेल पे रिप्लाई नहीं करते तो हमारी प्रोसेस कहीं ना कहीं डिले होने के चांसेस रहते हैं. इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है.
अब बात करते हैं भाई कवर लेटर की। मे बी आप लोगों ने कवर लेटर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई चाल चलन है नहीं कवर लेटर का, लेकिन यहाँ पे कवर लेटर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कवर लेटर में क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले आपने अपना नाम डाल दिया, देन आपका न्यूजीलैंड का एड्रेस डाल दिया, देन मैं एक टेम्पलेट लगा दूंगा यहाँ पे कवर लेटर की, तो आपको बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कवर लेटर में आपको वो इन्फॉर्मेशन डालनी है, अगर आपके पास डिसीजन लेटर है जो न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल देती है आपको, तो उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आप कैप परस्यू कर रहे हो तो उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। अगर आपने अभी अप्लाई किया है तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो कवर लेटर में आप लोगों को अपनी क्वालिटीज़ मेंशन करनी है, देन अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है, आप अभी फ़िलहाल किस स्टेज में हो CGFNS की, या फिर डिसीजन लेटर, या फिर आपके कैप परस्यू करना है या फिर कंप्लीट कर लिया। तो कवर लेटर में बिल्कुल शॉर्ट में उसको कंसाइज करके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो एम्प्लॉयर होता है उसके पास टाइम नहीं होता, अगर उसके पास 20 रेज्यूमे आए हैं, उसको कैंडिडेट चाहिए, तो सिर्फ वो कवर लेटर को पढ़ के उसको पता चल जाएगा कि ये कैंडिडेट की प्रोफाइल क्या है, तो उसका टाइम बचेगा। अगर आपका कवर लेटर अच्छा होगा, यू माइट गेट सेलेक्टेड। ओके, सो अब आगे भाई, आपका कवर लेटर भी अच्छा हो गया, आपका CV भी अच्छा हो गया, यू गॉट सेलेक्टेड, और आपके पास कंफर्मेशन मेल आ गया रिगार्डिंग योर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कैसे होता है, तो इंटरव्यू आइदर इट मे बी ऑफलाइन इंटरव्यू इफ़ यू आर इन न्यूजीलैंड, और ये हो सकता है भाई ऑनलाइन इंटरव्यू, जूम या फिर स्काइप पे भी, ठीक है। तो इंटरव्यू में बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो होते हैं भाई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो दे जस्ट ट्राई टू नो कि जो कैंडिडेट है वो अगर उसको डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट सिनेरियो में कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। वो आपसे आप पूछेंगे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। और जो CV में आपने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वेदर यू आर रियली दैट पर्सन और नॉट, ठीक है। तो उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे आपको मोस्टली सिचुएशन बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ फॉल इन योर वार्ड और इन योर फैसिलिटी, तो आप लोग वहाँ पे कैसे रिएक्ट करोगे, और इफ़ देयर इज़ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योर कलीग, तो आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करो। अभी मैं आपको इनके थोड़े बहुत आंसर भी बता देता हूँ। अगर इफ़ देयर इज़ अ फॉल, तो पेशेंट को आपको उसी टाइम पे नहीं उठाना है, क्योंकि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि कुछ इंटरनल इंजरी भी हो रखी हो, ठीक है। वी हैव टू कॉल फॉर हेल्प एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सेटल द पेशेंट, ठीक है। तो ये अगर सेकंड सिचुएशन ले, इफ़ देयर इज़ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योर कलीग, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो सबसे पहले मोस्टली जो आंसर होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है, एक्सक्लेट करो भाई चीज़ों को, ठीक है। इफ़ यू आर ऑन द फ्लोर्स, जस्ट एक्सक्लेट इट टू द मैनेजर। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, इन द इंटरव्यू they basically check your communication skills, whether you are able to communicate effectively in English, and cultural safety. Cultural safety is also a major concern over here, क्योंकि न्यूजीलैंड भाई डाइवर्स कम्युनिटी रहती है, और बेसिकली मावरी पीपल आर द नेटिव पीपल ओवर हियर। सो नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर करने लग जाते हो, और कैप में भी और तब भी, तो वहाँ पे 2 मॉड्यूल्स होते हैं आपको कल्चरल सेफ्टी के, वो मैंडेटरी है, वो करने ही होते हैं। तो उसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि कल्चरल सेफ्टी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको लोगों को वहीं पे भी मिल जाएगी। और जब आप कैप करोगे तो आपको तब भी पता चल जाएगा कि हाउ टू हैंडल थिंग्स। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब बात करते हैं कि जॉब अप्लाई कहाँ पे करनी है। तो न्यूजीलैंड में भाई आपके पास ट्रेडमी है, सीक है, इंडीड है, और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए ट्राई करना चाहते हो तो कीवी हेल्थ जॉब्स करके एक वेबसाइट है। मैं इन सभी वेबसाइट्स की कोशिश करूँगा इनके जो नाम हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल, ताकि आप लोगों को इधर उधर घूमना ना पड़े। वेबसाइट्स पे जाओगे, वहाँ पे जहाँ पे सर्च का ऑप्शन है वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स टाइप करना है, और अगर सर्च करोगे तो यू विल ईजिली फाइंड द लिस्टिंग्स ओवर देयर जो रजिस्टर्ड नर्स के लिए जॉब्स जो भी अवेलेबल होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई, यू आर सेलेक्टेड, ठीक है, आप लोगों को हायर कर लिया है, या तो हॉस्पिटल ने हायर कर लिया या फिर एज केयर में हायर कर लिया। तो अब बात करते हैं कि क्या बॉन्ड होता है या नहीं होता है, क्योंकि यूके में भी बॉन्ड होता है, आयरलैंड में भी बॉन्ड होता है, तो न्यूजीलैंड में बॉन्ड होता है नहीं। देखो भाई, डिपेंड करता है फैसिलिटी टू फैसिलिटी। अगर ओकलैंड साइड में जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो फैसिलिटी है
तो वो क्या करती हैं, वो नर्सिस होती हैं, उनके साथ बॉन्ड कर लेती है कि आपको 2 साल हमारे साथ काम करना है, 3 साल हमारे साथ काम करना है। अगर आपका ऐसा सीन है दैट यू वांट टू माइग्रेट टू द ऑस्ट्रेलिया, तो उस सिचुएशन में मैं तो आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि जस्ट ट्राई टू अवॉइड द बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड को अवॉइड करना है और अपनी ऐसी जॉब ढूंढनी है जहाँ पे आप लोगों का कोई भी बॉन्ड ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई रीलोकेशन पैकेज की, ठीक है। रीलोकेशन पैकेज का ऐसा सीन है, पहले न्यूजीलैंड में जब ऑस्ट्रेलिया में सारी नर्सेज यहाँ से माइग्रेट हो रही थी, तो इन लोगों ने क्या किया था कि रीलोकेशन पैकेज ये दे रहे थे, ठीक है। आपकी फ़्लाइट का जो खर्चा है, या फिर कुछ लोगों को तो ये भी मिला है कि उनको एकोमोडेशन वगैरह में भी इन लोगों ने काफ़ी हेल्प की है। लेकिन अब का क्या सीन है, अब अगर आपको मिल जाता है तो यू आर लकी पर्सन, और अदरवाइज नाउअडेज दे स्टॉप डूइंग दिस थिंग, क्योंकि ऑलरेडी नर्सिस इनके पास इनफ आ गई है और कुछ आने वाली। लेकिन स्टिल अगर न्यूजीलैंड में आने के बाद भी, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही है, तो भाई यू कैन मैसेज मी, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो भाई इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज डाल देना, ठीक है, कि आपके पास न्यूजीलैंड का रजिस्ट्रेशन है और आपको जॉब नहीं मिली, तो मैं तुम लोगों की हेल्प कर दूंगा जॉब दिलाने में, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली मैं सबके मैसेजेस का रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर भाई कुछ डिले हो जाता तो इंसान ही हूँ मैं, माफ़ कर देना मुझे, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सबके मैसेजेस का रिप्लाई कर दूँ, और इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी डालता रहता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को फॉलो करो, और न्यूजीलैंड के बारे में आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, स्टोरीज़ में भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अब बात करते हैं कि भाई अगर आपको यहाँ पे आने के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको, अगर आप कैब कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको डोमेन्स के रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए, तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ, तो आप लोग मेरे से वहाँ पे बात कर सकते हो। टॉपमेट पे 1 to 1 आराम से बात करेंगे, ठीक है। और तुम्हें मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो उसी कॉल में क्लियर आउट कर दूँ, ठीक है। और जो भाई मैंने टॉपमेट की जो फ़ीस रख रखी है ना, यस देयर इज़ अ फ़ी ओवर देयर। तो टॉपमेट की जो फ़ीस है वो मैंने ज़्यादा नहीं कर रखी, इतनी है कि आप इंडिया में जाके कहीं पे कॉफ़ी पी लोगे तो इतनी फ़ीस है, ज़्यादा उसमें कुछ फ़ीस नहीं है। तो इसी के साथ भाई राम राम, और मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में।